हिस्सा होता है, परिवार समाज का हिस्सा होता है, समाज देश और राष्ट्र का हिस्सा होता है, और देश पूरे दुनिया का हिस्सा होता है। लेकिन इस समय भारत के अंदर, भारत के लोगों के ऊपर दोहरा संकट है। भारत के अंदर जो सत्ता है उसका हमला हर व्यक्ति के ऊपर है, लोकतंत्र के ऊपर है, और दुनिया का जो आज की तारीख में सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका, उसका हमला हमारे देश के ऊपर है। सरकार का जो हमला है उसका भी असर हमारे समाज के ऊपर पड़ रहा है, और दुनिया के जो अमेरिका का हमला है, दुनिया के शक्तिशाली देशों का जो हमला है, उसका भी असर हमारे समाज के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए जब हम अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं तो देश बनाम दूसरा देश हो जाता है। लेकिन एक बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, जिसको जयप्रकाश नारायण ने बहुत ही मजबूती के साथ रेखांकित किया था 1974 में। सरकार देश नहीं होती, देश में सरकार बनती है। समाज की जिम्मेदारी बनती है जब सरकार भी सरेंडर कर दे तब अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा होगा। आज जो परिस्थितियां जिस तरफ कदम दर कदम बढ़ रही हैं, अभी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को अगर हम देखने की कोशिश करें तो भारत के अंदर जिस तरह से आर्थिक हमला लगातार दिन प्रतिदिन भारत के ऊपर हो रहा है, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि भारत किस सरकार के भरोसे अब बैठा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत की सरकार अमेरिका के सामने लगातार घुटने टेक रही है। हम सबने देखा है कि किस तरह से भारत के अंदर भारत की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए 50% से ज्यादा टैरिफ अमेरिका ने भारत के ऊपर लगा दिया। हमारी सरकार मौन है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, बात उसके सामने खड़ा होने की नहीं है। जिस समय अमेरिका हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा है, उस समय इस देश के अंदर कपास के उत्पादन पर 11% भारत की सरकार का टैरिफ था, उसको हमारी सरकार ने वापस कर दिया, 0 कर दिया। वो 100% की धमकी दे रहा है और हम 11% जो था उसको भी हटा दिया। ये देश को नहीं पता। सरकार ने एक बात दुनिया के सामने रखने की कोशिश की कि हम चाइना और रसिया के साथ मिल करके ब्रिक्स के माध्यम से इसका जवाब देंगे, लेकिन हमारी सरकार की इसको भी लेकर के अभी स्पष्ट रणनीति और स्पष्ट नीति नहीं है। दिखाने के काम अलग हो रहे हैं और अंदर खाने अमेरिका के साथ जिस तरह से समझौते हो रहे हैं, बातचीत चल रही है, वो अलग हो रहे हैं। आप सबने देखा कि जिस समय अमेरिका ने 50% पर हमारे देश के ऊपर आर्थिक हमला किया, उससे पूरे देश के अंदर चाहे हीरा उद्योग हो, पैरालाइज हो रहा है। इस देश के अंदर फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, वो बर्बाद हो रहा है। लगातार मजदूरों की छटनी हो रही है, लगातार अर्थव्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह पैदा हो रहे हैं, और धीरे धीरे हमें लगता है कि ये हमला धीरे धीरे हम सबके ऊपर उसका असर आने वाला है। लेकिन भारत की सरकार अभी भी दुविधा में, ऊपर रात में अलग मीटिंग होती है और दिन में अलग मीटिंग होती है। ऐसे दौर में सरकार क्या करती है हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज की हम सब लोगों की उपस्थिति जयप्रकाश नारायण की याद करते हुए है कि सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जो लोग इस देश से मोहब्बत करते हैं, इस समाज से मोहब्बत करते हैं,
आजादी की लड़ाई की जो संप्रभुता है, आजादी है, उसको बचाने के लिए अपने अंदर हौसला और हिम्मत रखते हैं। सरकार खड़ा हो या ना हो, सरकार सरेंडर करती है या सरकार लड़ती है, वो एक बात है। देश के लोगों को इस देश की आजादी और संप्रभुता के लिए लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। इसके लिए हम हाथ पे हाथ रख करके बैठ नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ जिस तरह से हमारे संप्रभुता को रौंदा जा रहा है, हम विकसित राष्ट्र हो या ना हो, लेकिन 1947 की आजादी के बाद हम संप्रभु राष्ट्र हैं और भारत के लोगों के पास इतनी ताकत है कि हम अपना फैसला कर सकते हैं। हम दुनिया के साथ मिल करके रहना चाहते हैं, मोहब्बत से रहना चाहते हैं, मिल करके दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम इतने भी कमजोर नहीं है भारत के लोग कि जो मर्जी दुनिया का कोई भी देश करता रहे और हम चुपचाप बैठे रहे हाथ पे हाथ रख कर, क्योंकि परिस्थितियां अलग परिस्थिति की तरफ जा रही। सरकार आज अमेरिका के साथ खड़ी होती है, कहती है अमेरिका के लिए ताली बजाओ, यही देशभक्ति है। सरकार कल चाइना के साथ खड़ी हो जाती है, कहती है चाइना के साथ ताली बजाओ, यही देशभक्ति है। सरकार की परिस्थितियां किन परिस्थितियों में बदल जाती हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम भारत के लोग कल भी देशभक्त थे और आज भी देशभक्त हैं। और ये लड़ाई केवल आर्थिक परिस्थितियों से नहीं खड़ा होगी। भारत के अंदर जब इस देश को एक करने की बात है, देश को बचाने के लिए, आज अगर सरकार सरेंडर कर देती है तो पूरा देश 150 करोड़ भारत के मां बापी के बेटे बेटियां सरेंडर नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे, इस देश के लिए लड़ेंगे, और इस लड़ाई का जो पहला कदम है, इस देश के अंदर एकता के बगैर ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। लेकिन जिस समय इस देश के हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर भाषा, हर प्रांत, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को एक करके मां भारती के लिए खड़ा होने की जरूरत है। आज चाइना हमारा साथ देगा कि नहीं देगा हमारे ऊपर नहीं है, उसके ऊपर। रूस हमारा साथ देगा या नहीं देगा हमारे ऊपर नहीं है, उसके ऊपर है। अमेरिका हमारा साथ देगा कि नहीं देगा हमारे ऊपर नहीं है, उसके ऊपर है। लेकिन इस देश के मां भारती के बेटे बेटियां देश की रक्षा के लिए कल भी कुर्बान हुए थे और आज भी कुर्बान हो गए हमारे ऊपर। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसका फैसला हमें करना पड़ेगा। और जब इसका फैसला करने की बात है तो एक तरफ इस देश के अंदर आजादी की लड़ाई के दीवानों ने, महात्मा गांधी हो या सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह हो या भीमराव अंबेडकर, लोहिया हो या जयप्रकाश नारायण, देश के तमाम क्रांतिकारियों ने, तमाम समाजवादियों ने, तमाम गांधीवादियों ने मिल करके इस देश के अंदर जो एकता बनाई, जिसके दम पर हम आजाद हुए। अंग्रेजों की भी एक ही ताकत थी, फूट डालो और राज करो। लेकिन आप याद करो 1757 में प्लासी के लड़ाई के मैदान में लॉर्ड क्राउ के सामने सिराजुद्दौला 23 साल का नौजवान सीना तान के खड़ा हुआ था। वो लड़ाई थी जब सिराजुद्दौला ने अपनी कुर्बानी दे दी और मीर जाफर ने गद्दारी की थी। लेकिन लड़ाई शुरू हुई थी 1757 में प्लासी के मैदान से। 100 साल तक देश लड़ता रहा, अलग अलग। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ये देश खत्म करता है। इस देश के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी को हराते हैं, किसके दम पर? एकता के दम पर। एक बात ठंडे दिमाग से सोचना, आज की तारीख में पूरे देश को इस देश की संप्रभुता की लड़ाई में एकत्रित करने के लिए सबसे बड़ा जो बाधक है, वो इस देश के अंदर नफरत का जो बीज बोया जा रहा है, वो सबसे बड़ा बाधक बन रहा है। हर व्यक्ति को 2 दर्जे का नागरिक साबित करने की कोशिश हो रही है इस देश के अंदर। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत की सरकार ने जिस तरह से इस देश के लोकतंत्र पर एक एक करके हमला किया, उसकी चरमोत्कर्ष परिणति इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश के ऊपर जिस तरह से अपमानित करके आवाज को बंद करने की कोशिश हुई है, यह संकट भी हमारे सामने है।
तो देश को बचाने के लिए, लड़ने के लिए पहला कदम है इस देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और वो लड़ाई हमें इतिहास के पन्नों से सीखनी पड़ेगी। 1857 की जंग आजादी हम कैसे जीतते हैं? हम इसलिए जीतते हैं कि उस लड़ाई में एक तरफ बहादुर शाह जफर लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ नाना साहब लड़ रहे हैं। एक तरफ झांसी की रानी लड़ती है, दूसरी तरफ बेगम हजरत महल लड़ती है। एक तरफ तात्या टोपे लड़ते हैं, दूसरी तरफ अजीमुल्लाह खां लड़ते हैं। एक तरफ हिंदू लड़ते हैं, दूसरी तरफ मुसलमान लड़ते हैं। इस देश को हम ईस्ट इंडिया कंपनी से इसलिए लड़ करके जीत पाए कि इस देश के अंदर ये परिस्थिति थी कि एक आंदोलन के दौरान फिरंगियों भारत छोड़ो, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे लगाने की हमारे दिलों में जगह थी। उसके दम पर हमने देश को आजाद किया। उस समय तो देश बिखरा हुआ था, उस समय तो देश बिखरा हुआ था, अलग अलग। आज जितनी जकड़न है, आज जितने विश्वविद्यालय हैं, उस समय 1857 में इतने विश्वविद्यालय नहीं थे। आज जितने ग्रेजुएट हैं, आज जितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आज जितने पीएचडी के लोग देश में घूम रहे हैं, उतने नहीं थे। इतने इंजीनियर भी नहीं थे, इतने डॉक्टर भी नहीं थे। लेकिन तब भी उस समय देश के लोगों को ये समझ में आ गया कि अगर अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाना है, एकजुट होना पड़ेगा। एकता के दम पर हमने 1857 की लड़ाई को जीता। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन इसलिए पूरे देश के अंदर गूंजा कि उस आंदोलन का नायक गांधी पर पूरे देश के हर समाज का भरोसा था। और जेपी जैसा नौजवान अपना प्राणों की बाजी लगा करके पूरे देश के नौजवानों को एकजुट कर रहा था। एकता के बगैर इस लड़ाई को लड़ा नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज जो पूरे देश के अंदर छात्रों की स्थिति है, एक परिवार के अंदर सबसे पहले माँ बाप की चिंता होती है कि छात्रों की पढ़ाई की गारंटी हो। आज नहीं पता कि एक गरीब आदमी अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, एक किसान अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, पढ़ लिख गया नौजवान, उसको रोजगार कैसे मिलेगा। महिलाओं की जो स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। जिस तरह से आज मजदूरों के ऊपर इस देश के अंदर इतनी लंबी कुर्बानी के बाद जो हक हासिल हुआ था, आज 10 घंटे काम करने का कानून पास हो चुका और देश चुप बैठा है। किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, आंदोलन के बाद एमएसपी की गारंटी के वादे के बाद भी सरकार मुकर गई, कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। पूरे देश को इस सरकार ने और इसकी विचारधारा ने अलग 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 अंदर से तोड़ा है। आज अगर अमेरिका की हिम्मत हो रही है, एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, आजादी के बाद से अमेरिका की ये हिम्मत कभी नहीं हुई। आज अगर हिम्मत हुई है तो इसलिए हुई है, अमेरिका को पता है भारत आज नफरत की आग में अंदर से जल रहा है, कमजोर हो चुका है। अगर आज हमारी कमजोरी हमारी आर्थिक गुलामी के रास्ते को खोल रहा है, तो हमारी एकता इस दरवाजे को बंद कर सकती है और देश की संप्रभुता को राजनीति के साथ आर्थिक आजादी को। इसलिए जयप्रकाश नारायण हमारे लिए बहुत मौजूद हो जाते हैं। आप यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हैं जो जेपी आंदोलन के दौरान अपने छात्र युवा स्थिति में थे और आंदोलन में शामिल हुए थे। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूं कि आंदोलन से गर्भ से निकली जो सरकार वो बिखर गई, टूट गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आंदोलन के गर्भ से केवल सरकार नहीं निकली थी, आंदोलन के गर्भ से लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, सरकार भी बनी थी। लेकिन आंदोलन के गर्भ से संपूर्ण क्रांति का विचार भी पैदा हुआ था, जो आज भी जिंदा है, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इतिहास के पन्नों में सब कुछ एक व्यक्ति नहीं करता, लेकिन परिस्थितियों के गर्भ से, आंदोलन की ज्वाला से, आंदोलन की आग से, आंदोलन के तपिश से इस देश के अंदर 1974 के आंदोलन के बाद जो संपूर्ण क्रांति का विचार जेपी के द्वारा उद्घोषित हुआ, आप चारों तरफ नजर दौड़ा लीजिए, वही एक रास्ता दिखता है। क्योंकि कई लोगों का सोचना है आज जो सरकार है उस सरकार को बदल दो, कल कोई ना कोई तो सरकार बनेगी। क्या नई सरकार बनने से या इस सरकार से पहले जो सरकारें थी, क्या उससे शिक्षा का मसला हल हुआ? क्या नई सरकार इसकी जगह बन जाने से रोजगार का मसला हल हो जाएगा? क्या उससे किसानों का मसला हल हो जाएगा?
क्या उससे अमेरिका का जो हमला है वो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। अगर आज की अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत और भारत के लोगों की संप्रभुता का संरक्षण करना है और भारत के हर बेटे बेटी के आगे बढ़ने का रास्ता बनाना है, तो राजनीति के साथ समाज को बदलने का रास्ता खोलना पड़ेगा। समाज के साथ अर्थव्यवस्था को बदलने का रास्ता खोलना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था के साथ आध्यात्मिक रास्ता को खोलना पड़ेगा। आध्यात्मिक रास्ते के साथ सांस्कृतिक रास्ते को खोलना पड़ेगा। सांस्कृतिक रास्ते के साथ शैक्षणिक रास्ते को खोलना पड़ेगा। समग्र परिवर्तन अगर नहीं होता है, जब तक व्यक्ति और व्यवस्था दोनों के बदलने का रास्ता खोलने वाले वीर नहीं आज खड़े होते, सरकार बदल जाएगी लेकिन लड़ाई फिर अधूरी रहेगी। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं आज के मौके पर कि हम सब लोगों को अपने अंदर सोचने की प्रक्रिया शुरू करनी है। हम सब लोगों का इतिहास है, दिमाग वहां अटक जाता है। हम सब लोगों के अलग अलग दायरे हैं, अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं। जब भी हम कदम बढ़ाते हैं तो वो हमें रोक देते हैं। वक्त पुकार रहा है, वक्त ने पुकारा था तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन पैदा हुआ। वक्त ने पुकारा था तो 1857 की पहले जंगे आजादी खड़ी हुई। वक्त ने पुकारा तो 1974 का छात्र आंदोलन पैदा हुआ। जाति भारत के अंदर है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग प्रांत है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग संगठन है, अलग अलग सोच है, लेकिन भारत के लोगों की आजादी के लिए और भारत के अंदर तानाशाही से मुक्त लोकतंत्र की स्थापना के लिए इन सारे बैरिकेड को तोड़ना पड़ेगा। आज हम तोड़े या कल, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। और जेपी हमें यही सिखाते हैं। मुझे भरोसा है कि कई लोग ये बात कहते हैं कि 1942 में तो अंग्रेजों के खिलाफ सीधे लड़ाई थी, देश खड़ा हो गया। अब तो सीधी लड़ाई नहीं है और आज तो दोहरी लड़ाई हो गई। अपनी सरकार की जो नफरती आंदोलन है उससे भी लड़ना है और अमेरिका के जो गुलामी का हमला है उससे भी लड़ना है। लेकिन जेपी एक रास्ता दिखाते हैं। 1974 का छात्र युवा आंदोलन इस बात को बताता है कि आजादी के बाद भी देश को बचाने के लिए मिलकर के लड़ा जा सकता है और देश को बचाया जा सकता है। इस देश में इस तानाशाही को अगर खत्म नहीं करोगे तो दुनिया के हमले से भी देश को नहीं बचा सकते। इसलिए दोहरा लक्ष्य है। 1942 आजादी के लिए लड़ने के लिए हमें प्रेरित करता है और 1974 इस देश में तानाशाही को खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना के लिए प्रेरित करता है। आजादी की लड़ाई और देश के अंदर लोकतंत्र और अधिकार की स्थापना, दोनों का जो संगम है उसका नाम जयप्रकाश नारायण है।